हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनामिका गौतम और आप सभी का स्वागत है कोर फार्मेसी में। तो हमने फार्माकोलॉजी चैप्टर फर्स्ट के 4 पार्ट कर लिए हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसमें बायो अवेलेबिलिटी और उसके अफेक्टिंग फैक्टर्स की बायो अवेलेबिलिटी क्या है और बायो अवेलेबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यूनिवर्सिटी एग्जाम की, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवा रहे हैं। आपके लिए बहुत अच्छे नोट्स, अच्छे एमसीक्यूज लेकर आ रहे हैं। आप इसको अपने नोन में, अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए ताकि किसी को आपको मदद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं बायो अवेबिलिटी से। तो बायो अवेबिलिटी क्या है, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए और आई होप आपको ये फार्माकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आ भी रही होगी। इससे पहले हमने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट किया था, उसके हमने 2 चैप्टर कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट कर चुके हैं फार्माकोलॉजी। तो इसका चैप्टर कंप्लीट होने के बाद इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज हम डिस्कस करेंगे बायो अवेबिलिटी। देखो बायो अवेबिलिटी क्या है, बहुत सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में कहा जाए कि अगर तुमने कोई ड्रग खाई है और ड्रग का कोई भी ऐसे छोटे से छोटा हिस्सा जो कि हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पहुंच रहा है, वो बायोअवेलेबिलिटी है। अनचेंज फॉर्म में, मतलब अपनी फॉर्म को उसने चेंज नहीं किया है। तो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड ड्रग। ये वो फ्रैक्शन है जो आपने दवाई खाई है जो कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच रही है इन अनचेंज्ड फॉर्म। जिस फॉर्म में आपने एडमिनिस्टर किया है उसमें किसी भी तरीके का केमिकल रिएक्शन नहीं हुआ है, कि कोई भी फॉर्म चेंज नहीं हुई है और वो बिना फॉर्म चेंज किए हुए अपने बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर पहुंच रही है। और मैंने बताया भी था जिस टाइम मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाया था कि अगर हम इंट्रावेनस रूट की बात करें तो इंट्रावेनस रूट की 100% बायोअवेलेबिलिटी होती है। क्यों, रीजन है इसके पीछे क्योंकि आईवी रूट में डायरेक्ट ड्रग को हम ब्लड में एडमिनिस्टर करवाते हैं बाय इंजेक्शन। ठीक है, तो यही हमारी बायोअवेलेबिलिटी है। फ्रैक्शन ऑफ ड्रग रीचेस टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। ठीक है, अब 2 टाइप की बायोअवेलेबिलिटी होती है। पहली होती है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी और दूसरी होती है रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी क्या होती है, जब कभी भी हम कंपैरिजन करते हैं ओरल और आईवी रूट के बीच में। भाई ओरल रूट और आईवी रूट के बीच में कभी भी बायोअवेलेबिलिटी को चेक किया जा रहा है, देन कंपैरिजन किया जा रहा है, तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। और फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू AUC ओरल अपॉन AUC IV इंटू 100। ठीक है, रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी क्या है, जब कंपैरिजन हो रहा है 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन के बीच में। डिफरेंट फॉर्मुलेशन मतलब भाई एक तो टैबलेट हो गई और दूसरी सस्पेंशन हो गई, इनहेलेशन हो गया, ठीक है, टॉपिकल हो गया, कोई भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी का मतलब है कंपैरिजन किया जाता है 2 फॉर्मुलेशन के बीच में, 2 डिफरेंट फॉर्मुलेशन के बीच में। और F इक्वल्स टू टेस्ट अपॉन रेफरेंस इंटू 100। ठीक है, तो ये 2 टाइप है बायोअवेलेबिलिटी के, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, पूछा जा सकता है। अब बात ये होती है कि जो बायोअवेलेबिलिटी है उसको आप मेजर कैसे करोगे, कैसे पता चलेगा कि भाई हमारे ब्लड में ड्रग पहुंच गई, नहीं पहुंच गई, हमने जो दवाई खाई है वो दवाई हमारे ब्लड तक पहुंची कि नहीं पहुंची अनचेंज फॉर्म में। तो इसको कैलकुलेट किया जाता है। इट कैन बी कैलकुलेटेड बाय द कंपैरिजन, कंपेयरिंग द AUC, एरिया अंडर कर्व। तो एक एरिया अंडर कर्व एक ग्राफ है। ठीक है, एरिया अंडर कर्व, प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व भी बोलते हैं इसको, जिससे हम बायो अवेलेबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं कि ड्रग ब्लड के अंदर कितनी पहुंची। मान लो आपने 500 mg ड्रग खाई है तो कितनी ब्लड के अंदर पहुंची वो पता करेंगे हम AUC से। It can also be calculated by comparing the excretion in urine। हम ये भी पता लगा सकते हैं, भाई AUC से भी कर सकते हो, और AUC में एक एक्सक्रीशन होता है, एक फेज आता है एक्सक्रीशन का, उसके थ्रू भी उसको कंपेयर करके भी हम ये पता लगा सकते हैं कि कितनी ब्लड के अंदर बायो अवेलेबिलिटी है, क्या कह सकते हो किसी ड्रग की कितनी बायो अवेलेबिलिटी है। भाई एक्सक्रीशन ज्यादा होगा तो जल्दी ड्रग निकलेगी। ठीक है, अगर एक्सक्रीशन कम होगा तो ड्रग हमारी बॉडी के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। तो एक्सक्रीशन से भी हम बायोअवेलेबिलिटी का पता कर सकते हैं। जो AUC है, जो एरिया अंडर कर्व है, जो एरिया अंडर प्लाज्मा कंसंट्रेशन टाइम कर्व है, ये हमें बताता है एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग। कितने रेट से, कितने एक्सटेंट से कोई भी ड्रग हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो रही है,
कितना फास्ट एब्जॉर्प्शन है, कितना डिले एक्शन है, कितना तेजी से वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है, ये चीज। ठीक है, अब एयूसी में एक एक क्या आता है, टी मैक्स आता है। ठीक है, टाइम मैक्सिमम। ठीक है, तो टी मैक्स का क्या मतलब है? टी मैक्स का मतलब होता है अबाउट द टाइम टू रीच मैक्सिमम कंसंट्रेशन। आपने जो भी ड्रग ली है उसकी मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितने टाइम में पहुंच रही है, पीक टाइम कंसंट्रेशन की ड्रग की। ठीक है, जो भी ड्रग की कंसंट्रेशन आपकी पीक टाइम पे होगी वो टी मैक्स होगा। दैट इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। उसी से पता लगाया जाता है कि रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या है। दूसरा है सी मैक्स। अब सी मैक्स क्या है? तो सी मैक्स एक मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किसकी, ड्रग की, दैट कैन बी ऑब्टेन। तो सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन, भाई टाइम में तो क्या हो रहा है, टी मैक्स में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है ड्रग की, लेकिन उसमें हम टाइम देख रहे हैं कितने टाइम में पहुंच गया, और सी मैक्स में हम ये देख रहे हैं कितनी कंसंट्रेशन, मैक्सिमम कंसंट्रेशन कितनी पहुंची है। ओके, तो सी मैक्स और टी मैक्स और एरिया अंडर कर्व से बायोअवेलेबिलिटी को हम कैलकुलेट करते हैं। अब ये है आपका क्या, एयूसी कर्व। मैंने बोला ना कि भाई प्लाज्मा कंसंट्रेशन और टाइम के बीच का हम इसमें एरिया अंडर कर्व को मेजर करते हैं। भाई मान लो ड्रग आप जीरो से शुरू करते हैं ना, तो जीरो से यहां से जब शुरू होगा, मान लो आपने खाई ड्रग, आपने ले ली, तो धीरे धीरे हमारे ब्लड में पहुंचेगी। ऐसा तो नहीं एक साथ ब्लड में पहुंच रही है, क्योंकि हम ओरल ही ले रहे हैं, ओरल की बात कर रहे हैं। तो ड्रग क्या हो रही है, धीरे 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 हमारे ब्लड के अंदर पहुंच रही है, पहुंच रही है, पहुंच रही है, और सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन कहां पे होगी, टी मैक्स पे। कितना टाइम लगा और कितनी कंसंट्रेशन हाईएस्ट, दिस पॉइंट। ठीक है, ये तो हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन, ये हुआ हमारा एब्जॉर्प्शन फेज, और ये हुआ हमारा एलिमिनेशन फेज। भाई हर उड़ान के बाद हमें क्या करनी होती है, हमें टेक ऑफ लेना पड़ता है। टेक ऑफ के बाद हमें नीचे आना पड़ता है, हवा में उड़ने के बाद नीचे आ जाओ भाई, जमीन पे आ जाओ। ठीक है, तो नीचे आने का मतलब है कि पहले एब्जॉर्प्शन हुआ, उसके बाद एलिमिनेशन होगा। ब्लड के अंदर सबसे ज्यादा ड्रग पहुंच चुकी है, अब ब्लड से ड्रग को एलिमिनेट करने का टाइम है। तो एलिमिनेशन, दिस फेज इज एलिमिनेशन। ठीक है, ये होगा एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। एयूसी से हम क्या पता करते हैं, बायो अवेलेबिलिटी। ठीक, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को क्या करते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं। एब्सोल्यूट बायोअवेलेबिलिटी। ठीक है, ओरल वर्सेस आईवी। क्या क्या फैक्टर्स है? पहला फैक्टर्स है इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी। भाई हो सकता है बायोअवेलेबिलिटी को ऐसे फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हो कि जब जीआईटी ट्रैक के थ्रू एब्जॉर्प्शन ड्रग का इनकम्प्लीट हो रहा हो। ठीक है, दूसरा फैक्टर है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन लीवर और गट वॉल, कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म किस तरीके से अफेक्ट कर रहा है, अभी हम देखेंगे लीवर या गट वॉल से। ड्रग इंस्टेबिलिटी इन गैस्ट्रिक फ्लूइड, ड्रग की इनस्टेबिलिटी क्या है, गैस्ट्रिक फ्लूइड के थ्रू आ रहा। ठीक है, इंटरेक्शन फूड के साथ अगर देखा जा रहा है तो वो क्या अफेक्ट करेंगे, तो ये सब बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। पुअर सॉल्युबिलिटी और परमिएबिलिटी, अगर ड्रग पुअर सॉल्युबल है, परमिएबिलिटी कम है, तो भी बायोअवेलेबिलिटी पे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, इसको डिस्कस करते हैं हम अब। सबसे पहला पॉइंट क्या था, याद करो। सबसे पहला पॉइंट था इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआईटी ट्रैक। तो पहला फैक्टर जो कि बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है वो है इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन। अगर ड्रग ली गई है और उसका एब्जॉर्प्शन पूरी तरीके से नहीं किया गया है जीआईटी ट्रैक के थ्रू, तो क्या होगा, तो जब भी कभी कोई ड्रग ओरली ली जाती है, इसको एब्जॉर्ब होना मस्ट है, कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, भैया एब्जॉर्प्शन होना ही पड़ेगा, ब्लड स्ट्रीम में इसको पहुंचना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर इसका एब्जॉर्प्शन सही से नहीं हुआ तो क्या होगा, इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन की वजह से व्हेन पार्ट ऑफ द ड्रग रिमेन्स अनएब्सॉर्ब्ड, तो वो ड्रग का जब एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, ब्लड स्ट्रीम में नहीं पहुंच पाया है, तो वो ड्रग हमारे बॉडी के अंदर ही रह रही है। इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन अकर्स व्हेन पार्ट ऑफ द ड्रग रिमेन्स अनएब्सॉर्ब्ड, तो हमारे ब्लड के अंदर वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगी, ड्रग का एक्शन ही प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और ऐसी की ऐसी वो हमारे बॉडी से आउट हो जाएगी। तो क्या वो रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी, नहीं करेगी ना। तो क्या वो ब्लड में पहुंच पा रही है, नहीं पहुंच पा रही है, तो इस तरीके से बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट करेगा। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि बायोअवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं जीआईटी ट्रैक के थ्रू अगर इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो भाई पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग्स। क्यों भाई पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी ड्रग्स, क्योंकि ये जो ड्रग्स होती हैं ये सेल
मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाती हैं। तो जब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पा रही हैं तो क्या ब्लड में पहुंच पाएंगी? नहीं पहुंच पाएंगी, पहला रीजन। दूसरा है लार्ज मॉलिक्यूल साइज। मैंने बताया था कि अगर 200 टू 300 मॉलिक्यूलर साइज है, मॉलिक्यूलर वेट है, तो क्या होगा? ड्रग पेनिट्रेट नहीं कर पाएगी, है ना। तो इस वजह से इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होगा। इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होगा तो बायोलिटी को अफेक्ट करेगा। नेक्स्ट है शॉर्ट कॉन्टेक्ट टाइम इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के साथ जो टाइमिंग है वो कम है। भाई मान लो डायरिया हुआ है, लूज मोशन लगे, तो क्या ड्रग हमारी बॉडी के अंदर रह पा रही है? नहीं रह पा रही है, क्योंकि इंटेस्टाइन के साथ उसका क्या है? शॉर्ट कांटेक्ट, और इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्प्शन हो रहा है ना। इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स, जैसे कि अगर पी ग्लाइकोप्रोटीन की बात की जाए, जो कि पंप करते हैं ड्रग को बैक इनटू द गट ल्यूमेन, जो कि क्या कर रहे हैं? ट्रांसपोर्टर्स के थ्रू, जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स हैं वो क्या करते हैं? ड्रग को दोबारा से एब्जॉर्ब करते हैं। भाई मान लो आपने ये ड्रग खाई है, ये हमारी ब्लड के अंदर पहुंच गई, तो दोबारा से बॉडी क्या करती है? वेस्ट कम हो, इसलिए बॉडी हमारी उसी को दोबारा से इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर के थ्रू दोबारा से गट ल्यूमेन में पहुंचाती है, और देन अगेन उसका एब्जॉर्प्शन होता है। तो अगर ये भी खराब है तो भी इनकम्प्लीट एब्जॉर्प्शन होगा फ्रॉम द जीआईटी ट्रैक्ट, बायोलिटी अफेक्ट होगी। अब अगर एग्जाम्पल की बात करें तो नियोमाइसिन इज द बेस्ट एग्जाम्पल। तो नियोमाइसिन क्या है? पुअरली एब्जॉर्ब ड्रग है फ्रॉम जीआईटी ट्रैक्ट, इसी वजह से इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो क्या है? कम है। क्लियर? दूसरा फैक्टर है इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म या फिर कह सकते हैं प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म किस तरीके से बायोलिटी को अफेक्ट करेगा? भाई मान लो आफ्टर एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है, जीआईटी ट्रैक के थ्रू। भाई हमने पहला इफेक्ट ये देखा कि अगर ये सही नहीं है तो दिक्कत हो सकती है। मान लो ये सही हो गया तो क्या होगा? भाई मोस्ट ऑफ द ड्रग का जो एब्जॉर्प्शन होगा वो जीआईटी ट्रैक से होगा, तो मोस्ट ड्रग पास करेंगी थ्रू लीवर। ठीक है, जीआईटी के थ्रू कहां जाएगी? वो लीवर में जाएगी, ब्लड में पहुंचने से पहले। पेट में गई, पेट में जाने के बाद कहां जाएगी? लीवर में जाएगी, और लीवर के बाद देन ब्लड में जाएगी। लेकिन अभी क्या हुआ? फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला है, तो एब्जॉर्प्शन हो गया स्टमक से, जीआईटी ट्रैक्ट से, लेकिन कुछ ड्रग जो है वो लीवर के थ्रू मेटाबोलाइज्ड होती हैं ब्लड के सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। तो अगर लीवर के थ्रू कुछ दिक्कत है तो बायोलिटी अफेक्ट करेगी, तो ब्लड में पहुंचना हो सकता है डिले कर दे, फास्ट कर दे, अफेक्ट करेगी। ठीक है, अफेक्ट का मतलब हमेशा डिले करना नहीं होता है, उसे डिस्टर्ब करना होता है। फास्ट स्लो दोनों अफेक्ट कर सकती है। दूसरा है द लीवर एंड इंटेस्टाइनल वॉल कंटेन्स एंजाइम्स। जो हमारा लीवर है, जो इंटेस्टाइनल वॉल है, वो क्या है? उसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स हैं, जैसे कि साइटोक्रोम P450 फैमिली है, इसके सब टाइप्स भी हैं जो कि मेटाबोलाइज करते हैं बहुत सारी ड्रग्स को। ये जो एंजाइम है लीवर में जो प्रेजेंट होता है, ये क्या करते हैं? ये बहुत सारे पार्ट्स हमारे ड्रग के, बहुत सारे ड्रग्स को मेटाबोलाइज करते हैं बिफोर ब्लड में पहुंचने से पहले। ठीक है, तो अगर ये अफेक्ट हो गया जिसकी वजह से बायोलिटी अफेक्ट हो जाएगी। दिस रिड्यूसेस द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग अवेलेबल सिस्टमिकली। अब क्या होगा? ये दिस रिड्यूसेस द फ्रैक्शन ऑफ अनचेंज्ड ड्रग। अब जो ब्लड के अंदर जो ड्रग पहुंच चुकी है, जो अनचेंज्ड फॉर्म में है, ठीक है, ये कम हो चुका है, तो ब्लड के अंदर जो ड्रग है वो भी कम पहुंचेगी। भाई ब्लड बायोलिटी का मतलब है ना, ड्रग पहुंच रही है ब्लड के अंदर, तो ब्लड के अंदर फ्रैक्शन ऑफ ड्रग कम पहुंच रही है, तो क्या होगा? तो सिस्टमिकली भी वो अपना एक्शन प्रोड्यूस कम करेगी। क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर कम पहुंच रही है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अफेक्ट्स बायोबिलिटी। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो प्रोपेनोलॉल है, तो प्रोपेनोलॉल एंड नाइट्रोग्लिसरीन अगर एग्जाम्पल दें तो वो एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कॉज करते हैं, जिसकी वजह से अगर उसको ओरल दिया जाता है तो उसकी बायोबिलिटी कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्रग इनस्टेबिलिटी इन गैस्ट्रिक फ्लूइड। अब ड्रग क्या है? इनस्टेबल है। कहां पर? गैस्ट्रिक फ्लूइड में। कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो कि एसिडिक पीएच में अनस्टेबल हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि जो स्टमक एसिड है उन ड्रग्स को डिग्रेड कर देता है, उनके एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकता है। जैसे एसिड है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे स्टमक में, जीआईटी ट्रैक में, जो कि उन ड्रग्स की बायोबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन जी
एरिथ्रोमाइसिन, ये ड्रग्स क्या हो जाती हैं, जैसे ही हमारे स्टमक में जाती है, जैसे हमारे गैस्ट्रिक ट्रैक में गई, तो वहां पर क्या है, गैस्ट्रिक एसिड है, जिसकी वजह से इनकी ओरल बायोएबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एसिड क्या करेगा, उनको डिस्ट्रॉय कर देगा। इसीलिए इन ड्रग्स के लिए एंटेरिक कोटेड फॉर्मुलेशन प्रिपेयर की जाती है, क्योंकि एंटेरिक कोटेड क्या होती है, ये गैस्ट्रिक एसिड से डिस्ट्रॉय नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनका एब्जॉर्प्शन कहां से होगा, हमारे इंटेस्टाइन से। ठीक है, और ये ड्रग्स क्या हो जाती है, प्रोटेक्ट हो जाती हैं, जो भी एसिड लेपाइड ड्रग्स है। नेक्स्ट है इंटरेक्शन विथ फूड और अदर ड्रग्स। फूड और अदर ड्रग्स किस तरीके से इंटरेक्ट कर सकती है, तो इंटरेक्शन विथ फूड, अगर कोई भी ड्रग है जो किसका फूड के साथ इंटरेक्शन है, किसी अदर ड्रग के साथ हम ले रहे हैं, तो वो किस तरीके से बायोएबिलिटी को अफेक्ट करेगी। भाई देखो, जो फूड है अगर उनको ड्रग्स के साथ लिया जाएगा तो वो एब्जॉर्प्शन को चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अफेक्ट कर सकती है ड्रग की डिसोल्यूशन रेट को। खाली पेट ले रहे हो, भरे पेट ले रहे हो, वो उसके एब्जॉर्प्शन बायोएबिलिटी को असर कर सकता है। और हो सकता है उसके साथ कॉम्प्लेक्स भी बना दे। भाई आप ड्रग ले रहे हो, आप उसके साथ कोई ऐसी ड्रग ले रहे हो जो कि खाली पेट लेनी है, ठीक है, आपने खाना खा लिया, तो क्या भरे पेट वो ड्रग एब्जॉर्ब होगी, नहीं हो पाएगी। तो क्या ब्लड के अंदर पहुंच पाएगी, मे भी नहीं पहुंच पाएगी, कम पहुंच पाएगी। तो इंटरेक्शन विद फूड और ड्रग्स से भी बायोएबिलिटी अफेक्ट करती है। जैसे अगर हाई फैट मील आप लेते हैं तो वो एब्जॉर्प्शन को बढ़ा सकता है, किसकी, जो लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स है। लेकिन अगर लिपिड सॉल्युबल नहीं है तो उसका एब्जॉर्प्शन डिले कर सकता है। वहीं अगर ड्रग ड्रग इंटरेक्शन की बात करें, अगर ड्रग को ड्रग के साथ लिया जा रहा है, जैसे कि एंटासिड्स हैं, आयरन है, कैल्शियम है, ये क्या करती हैं, दूसरी ड्रग के साथ बाइंड हो जाती हैं। बाइंड हो जाएंगी तो क्या होगा, वो अपना ही एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कर रही हैं, उनका एब्जॉर्प्शन ही नहीं हो रहा है। तो ड्रग को अगर फूड के साथ लिया जाए तो भी वो बायोएबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। अगर ड्रग को ड्रग के साथ लिया जाए तो भी वो बायोएबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तभी जो प्रिस्क्राइबर्स हैं वो क्या बोलते हैं कि इस ड्रग को इसके साथ मत लो, इस ड्रग को इसी के साथ लो। मतलब दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, चाय के साथ लेनी है, खाली पेट, भरे पेट, रात में, दिन में, कब लेनी है, तभी बताया जा रहा है, क्योंकि वो बायोएबिलिटी को अफेक्ट कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन क्या बनाते हैं, इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं अगर वो कैल्शियम या मिल्क के साथ ली जाती है। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है कि टेट्रासाइक्लिन्स को मिल्क प्रोडक्ट्स के साथ नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जो एब्जॉर्प्शन है वो डिले हो जाता है। ठीक है, प्रोपेनोलॉल है, प्रोपेनोलॉल एब्जॉर्ब होती है बहुत तेज अगर फूड के साथ लिया जाए, तो अफेक्ट कर दिया ना, एब्जॉर्प्शन फास्ट हो रहा है किसी ड्रग का, किसी ड्रग का स्लो हो रहा है। ओके, नेक्स्ट है पुअर सॉल्युबिलिटी और परमेबिलिटी। पुअर, अगर ड्रग पुअर सॉल्युबल है या पुअर परमिएबल है तो कैसे एबिलिटी बायोएबिलिटी को अफेक्ट करेगा। तो जो ड्रग्स हैं वो डिजोल्व होती हैं जीआई फ्लूइड में, हम सबको पता है, एब्जॉर्ब होने से पहले। तो जो अगर पुअर सॉल्युबल हैं या फिर हाईली पोलर ड्रग्स हैं, दे कैन नॉट क्रॉस लिपिड मेम्ब्रेन, वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई लिपिड सॉल्युबल नहीं है, और हमारी जो लिपिड मेम्ब्रेन है, जो हमारी बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन है, वो लिपिड लविंग है। तो जितनी भी पुअरली सॉल्युबल ड्रग्स हैं वो लिपिड मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो एब्जॉर्प्शन होगा भाई ब्लड में नहीं पहुंच पाना, क्योंकि क्रॉस ही नहीं कर पा रहा है तो ब्लड में नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से उसका जो एब्जॉर्प्शन है वो स्लो है। इसीलिए इस कंडीशन में जो बायोएबिलिटी होगी क्या होगी, वो कम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो ग्राइसोफुल्विन लो सॉल्युबिलिटी है। क्यों? क्योंकि जो ग्राइसोफुल्विन है इंप्रूव एब्जॉर्प्शन विद फैटी मील्स, अगर उसको फैटी मील्स के साथ लिया जाए तो ही उसका एब्जॉर्प्शन फास्ट होगा। क्लियर? इसलिए पुअर सॉल्युबिलिटी और पुअर परमेबिलिटी में अफेक्ट द बायोएबिलिटी। तो थैंक यू सो मच। यहाँ पर मैंने बायोएबिलिटी को समझाने का पूरा प्रयास किया है कि आपको समझ आया होगा, आई होप सो, आपको समझ में भी आया होगा। इजी से इजी नोट्स बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए समझना। और अगर चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इंस्टा, फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दी हैं। इसी चैप्टर को आगे फिर दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।